नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली इस हाई प्रोफाइल दौरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा है, इसीलिए कूटनीतिक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक स्तर पर बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के कई हिस्सों में उनके स्वागत के लिए फ्लैक्स बोर्ड और रूसी झंडे लगा दिए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत पहुंचेंगे। दुनिया भर की निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर टिकी है, क्योंकि इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने अमेरिका और पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी हैं। रूस और भारत वैसे तो बहुत पुराने मित्र और सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस दौरे में भारत और रूस का गठजोड़ नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। खासकर अमेरिका और पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस के रिश्तों को तोड़ने के काफी प्रयास करते रहे हैं। India has stood with Russia despite American not only threat but American tariffs on us of 50% for buying Russian oil. Now that said, this visit I would look at that Russia and India move beyond and much deeper and wider into other sectors. हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी दुनिया का कोई नेता भारत आता है तो उसे विपक्ष के नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता। जनरली सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के आरोप का जवाब दिया है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलने वाले नेता हैं, इसलिए उनको दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से दूर रखा जाता है। देशभक्त थे, लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रख रही हूँ कि हिज देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बहरहाल भारत और रूस की बढ़ती मित्रता अमेरिका के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। जहां भारत ने अमेरिका के टैरिफ अटैक के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, वहीं रूस भी अमेरिका को कई मुद्दों पर झुका चुका है। जब ये दोनों देश मिलेंगे तो जाहिर है कि ट्रंप के दुनिया के सर्वोच्च नेता बनने की मंशा को बड़ी ठेस लगने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पुतिन का दौरा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, तो पुतिन पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगे, कई सारे प्रतिबंध भी लगे हैं, और भारत पर दबाव एक तरह से रूस से व्यापार कम करने का। लेकिन इससे बीच ये मेजबानी बहुत कुछ कह रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए एक पैनल भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये दौरा पुतिन का, आप समझिए 2021 के बाद वो यहां आ रहे हैं, कितना अहम है? और ये दौरा उस समय हो रहा है जब रूस पर कई सारे प्रतिबंध है, भारत पर यह कहा जा रहा है कि भाई आप बिजनेस कम कर दो रूस से, नहीं तो और ज्यादा टैरिफ होगा। 50% तो लग गया, उसके बावजूद भारत तैयार है पुतिन की मेजबानी के लिए। जैसे कि आपने पहले पूछा कि ये कितना दौरा अहम है, ये दौरा बहुत ही अहम है हिंदुस्तान के लिए, रशिया के लिए, और पूरी दुनिया की नज़र इस आउटकम पर है, खास करके अमेरिका की, यूरोप की, चीन की और पाकिस्तान की। हिंदुस्तान
का ये जो दौरा है, इसके बड़े जबरदस्त जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है। जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है वो साफ तौर पे हिंदुस्तान दुनिया को दर्शाने जा रहा है कि हिंदुस्तान वो तमाम फैसले लेगा जो हिंदुस्तान के केवल और केवल हिंदुस्तान के हित में है। सैंक्शन नॉट विथस्टैंडिंग, हम ऑयल भी खरीदेंगे, हम डिफेंस डील भी लेंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि हम डिफेंस इक्विपमेंट और रशिया से खरीदें, हम खरीदेंगे। वो नहीं चाहता कि हम ऑयल खरीदें, हम खरीदेंगे। और ये क्लियर मैसेज है कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहाँ तक स्ट्रेटेजिक, ये तो जियो पोलिटिकल का था, जहाँ तक जियो स्ट्रेटेजिक का ताल्लुक है, हमको बड़े सावधानी से चलना होगा, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन जो है उसकी वजह से चाइना नाराज हो सकता है, उसकी वजह से FTA डील जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में और अमेरिका के साथ में उसमें दरार आ सकती है। ऐसे में हिंदुस्तान ने बड़े सोच समझ के फैसले ले रहे हैं, क्योंकि हमको स्ट्रेटेजिक रिलेशन अमेरिका के साथ भी मेंटेन करने हैं और स्ट्रेटेजिक रिलेशन रशिया के साथ भी मेंटेन करने हैं। रशिया की ये विजिट जो है, इससे अपने से पहले पुतिन ने साफ तौर पे कह दिया है कि हिंदुस्तान को जो भी चाहिए, नो होल्ड बार्ड, हम हर प्रकार से हिंदुस्तान की सहायता करने के लिए तैयार हैं और हिंदुस्तान को हर प्रकार की वही सहूलतें और वही सब कुछ देंगे जो हम चाइना को दे रहे हैं। ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ा इशारा है और मैसेज है। रशिया की जबरदस्त कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान को अमेरिका से अलग किया जाए, दूर किया जाए। और अमेरिका की कोशिश है कि हिंदुस्तान को चाइना से और रशिया से दूर किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान अपने हित में ऐसी पॉलिसी का फॉलो करता है जो केवल और केवल दुनिया के पक्ष में हो, ह्यूमैनिटी के पक्ष में हो और हिंदुस्तान के पक्ष में हो। सहगल साहब, क्योंकि पूरी दुनिया दो ग्रुप में बट गई, अलग अलग टुकड़ियों में ग्रुप में बटा हुआ। अब अमेरिका का जो टैरिफ हंटर है वो चल रहा है भारत पे, कई तरह के प्रतिबंध पुतिन पर लगाए गए, रूस पर लगाए गए हैं, चाइना भी यही चीज झेल रहा है। अब ऐसे में भारत मेजबानी कर रहा है, भारत को धमकी भी दी गई कि आप व्यापार कम कर लो नहीं तो टैरिफ बढ़ेगा। अब मेजबानी भारत कर रहा है, यानी भारत ने साफ कर दिया कि भाई आप चाहे जो भी कर लो, अमेरिका की गुलामी नहीं करनी है। क्या यह मान लिया जाए कि यह संदेश है भारत की तरफ से? इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कि सबसे पहले कहा जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन है। हिंदुस्तान बड़ा क्लियर मैसेज देगा चाइना को, यूरोप को और अमेरिका को कि जो हिंदुस्तान के हित में हम वही करेंगे और किसी प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे सैंक्शंस हो या नो सैंक्शंस हो। हिंदुस्तान वही फैसले लेगा जो हमारे हित में है। हिंदुस्तान एक ग्रोइंग सुपर पावर है। हिंदुस्तान की इन्फ्लुएंस आज दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है। ग्लोबल साउथ का हिंदुस्तान लीडर बन चुका है और हिंदुस्तान हर प्रकार से वही फैसले लेगा जो हमको लेने की आवश्यकता है। जहाँ तक रशिया ये अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने कुछ कंपनी जो है, जो सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्ट कंपनी है रशिया की, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया और कहा है कि हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई कंपनी उनके साथ समझौता करेगी या उनके साथ ट्रेड करेगी, उसके ऊपर भी सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, वो है रिलायंस के बड़े सारे एसेट्स है अमेरिका में। और अगर रिलायंस के ऊपर सैंक्शन हो जाती है तो उसके शेयर प्राइस बहुत गिर सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार का फैसला वही रहेगा और सरकार को साफ तौर पर नजर आ रहा है रशिया के साथ बातचीत होगी कि ये जो लेन देन है दोनों देशों का, ये बजाय डॉलर से या फॉरेन करेंसी में लोकल करेंसी में किया जाए ताकि कोई दूसरा देश इसमें इन्वॉल्व ना हो। और इसमें 100% मुझे लगता है सक्सेस होगी। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करें सहगल साहब कि ये दोस्ती नए आयाम के साथ और आगे बढ़ेगी। कुछ और पैनल में गेस्ट मेरे जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ पूर्णिमा आनंद जी है, प्रेसिडेंट है ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की, और साथ ही मेरे साथ देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ वर्मा भी जुड़े हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आने से पहले पुतिन भारत जब निकल रहे थे उससे पहले ही रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रिलोस को मंजूरी दी गई। कितना अहम माना जाए इसे, यानी एक संकेत पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से कि भाई हम जो करने जा रहे हैं वो करके आएंगे और बेहतर रिश्तों के साथ साथ तमाम तरह की डील भी होगी। जी देखिए, भारत रूस के जो सामयिक एक अंतरंग रिश्ते हैं वो हमेशा ही प्रगाढ़ रहे हैं। और अभी हम जानते हैं कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा हो रही है, ये 25 साल भारत रूस के जो उनके प्रेसिडेंशियल एंड प्राइम मिनिस्टर टाइम में बड़े हैं, उसके ऊपर एक 25 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी है भारत में। और उनके आने से पहले जो उनकी विंटन के साथ मीटिंग हुई अमेरिका के ट्रम्प के दामाद के साथ, और इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी एक्टिव हो गई है यूरोप में और यूक्रेन में। तो पूरा विश्व देख रहा है इस यात्रा को और इस यात्रा से निकलने वाले समीकरणों को, तो बहुत अहम है।
और भारत और रूस के बीच में अब एक नए स्तर पर रिश्ते कायम होने जा रहे हैं। $100 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक कॉपरेशन पैकेज शुरू हो रहा है, जो कि एक नया सुपर हाईवे है भारत रूस के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। तो ये दौरा जो है, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आता हूं, ये आप डिफेंस डील की भी बात हो रही है, क्योंकि डील तो बहुत सारे होंगे, समझौते बहुत सारे होंगे सिद्धार्थ जी, लेकिन डिफेंस डील की बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि S-400 की बात हो, चाहे दूसरी जो है उन सब चीजों की बात हो, हथियारों की बात हो, ये सबसे बड़ी डील होगी भारत और रूस के बीच में। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? भारत और रूस के जो रिश्ते हमारे ऐतिहासिक बहुत सालों से है, दशकों से है। जब से भारत आजाद हुआ तब से हम लोग रशिया के साथ, जो हम लोग का पुराना सोवियत यूनियन को अगर देखें, अगर प्रेजेंट रशिया को देखें, तो रशिया के साथ हमारे हमेशा डीप डिफेंस टाइज रहे ही हैं। और पहले तो हमारे 70-80% पूरा डिफेंस इंपोर्ट हमारा वहीं से होता था। आज भी करीब 40-50% तो हम लोग का है ही। तो एक जो डिपेंडेंस भारत का रहा है रशिया के ऊपर, और एक जो दोस्ती हमेशा हम लोग की रही है, तो उसी चीज को अभी जो भारत है हम लोग और डाइवर्सिफाई कर रखे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही सोर्स से पूरे डिफेंस डील्स अब हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन रशिया से जो हम लोग को जो पूरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, अगर हम लोग नेवी में देखें तो हम लोग को न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स जो हम लोग उनसे ले रहे हैं। अगर हम लोग S-400 का पूरा सिस्टम देखें, S-400 सिस्टम जो है हम लोग का, अगर हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में भी देखें तो उसका जो ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन हुआ था, तो वो पूरे दुनिया के सामने उसकी जो इंपॉर्टेंस और अहमियत और उसकी जो प्रभुत्व थी, बाकी सब एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं अभी मार्केट में, वो ऑलरेडी टाइम प्रूवन हो गया है, बैटल प्रूवन हो गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग एयरफोर्स का भी देखें तो जो सुखोई रेंज के पूरे जो एयरक्राफ्ट अभी हम उनसे ले रहे हैं, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हमारे पास आने वाला है। तो इन सब चीजों की वजह से जो अभी हम लोग जो रशिया के साथ जो हमारे डील्स हो रहे हैं, तो हम लोग को अगर देखें तो एक तरफ हमारा पाकिस्तान, एक तरफ चीन है, तो हम लोग को अपनी चीजों को बार बार हम लोग को स्ट्रेंथन करना ही पड़ रहा है। 2 फ्रंट वॉर के वजह, 2.5 फ्रंट वॉर की भी जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके वजह से चीन की जिस तरीके से अभी एक विस्तारवादी मंशा हो रखी है, भारत ने ऑलरेडी गलवान में भी हम लोग ने उसके साथ एक्सपीरियंस कर रखा है, अरुणाचल में एक्सपीरियंस कर रखा है। तो भारत के जैसे जैसे हम लोग को और भी उनसे S-400 सिस्टम्स मिल रहे हैं, सबमरीन्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ सुखोई 57 की जो बात हो रही है, तो इन सब चीजों की वजह से भारत की जो एक सशक्तिकरण होगी, उससे हम लोग का जो रक्षा जो और विभाग का हम लोग के जो पूरे हथियार है, जो हमारे वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, हम लोग की जो और उससे बढ़ेगी, तो उससे चीन हो या पाकिस्तान हो, तो हम लोग का एक रीजनल एक जो एक स्टेबिलिटी भारत चाहता है रीजन में, वो हम लोग का और उसमें मजबूत होता रहेगा। तो इसके वजह से पाकिस्तान तो घबरा ही रहा है, चीन भी थोड़ा घबरा ही रहा है, और साथ ही साथ अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका भी बहुत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के जो पूरे कंपनीज हैं वहां से पूरे आर्म्स का सप्लाई ज्यादा भारत के अंदर आए। तो भारत के प्रति जो एक अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आर्म्स इंपोर्टर तो है ही, तो जो आर्म्स का जो पूरा खेल है जो पूरे ग्लोबल लेवल पर, तो उसमें जो पूरे डीलिंग्स हो रहे हैं उसमें भी सब लोग भारत की तरफ देख ही रहे हैं कि कौन से कंट्री का ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें इस्तेमाल करें। हालांकि हम लोग का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग के बहुत चीजें आगे बढ़ रखी हैं, लेकिन साथ ही साथ जब तक वो गैप नहीं फिल होता है, हम लोग को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा अपना पूरा डिफेंस के पोस्टर को पूरा एकदम स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसलिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी इस पर नजर है, और भारत का जो डील अभी होने वाला है रशिया के साथ, ये हम तो यही मानते हैं कि ये बहुत अहमियत रहेगा, और इसका हम लोग का भारत के जो सुरक्षा का जो हम लोग का एक पोस्टर है, उससे बहुत हम लोग को ज्यादा फायदा भी मिलेगा। चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास सिद्धार्थ जी, मैं पीके सहगल साहब आपके पास आऊंगा। चाइना का आपने जिक्र किया सहगल साहब, लेकिन एक ऑप्शन ये भी कहा जा रहा लेकर कि रूस ने साफ कर दिया कि मेरे पास एक विकल्प भारत है। चाइना का दौरा क्या था, आपने देखा था, भारत, चाइना और रूस एक साथ नजर भी आए थे एक मंच पर, लेकिन अभी भी रूस सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है तो भारत पर कर रहा है, और ये मेजबानी भारत ने की। भारत आकर उन्होंने जाहिर भी कर दिया कि उनके पास एक विकल्प चाइना से भी बेहतर है जो भारत के तौर पर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रशिया साफ तौर पे जानता है कि रशिया को भी पोटेंशियल खतरा जो है चाइना से है। चाइना साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2049 तक वो व्लादिवोस्टोक जो उनका सिर्फ अकेला बॉम्ब पोर्ट है उसके ऊपर कब्जा कर देगा। तो साफ तौर पे कहता है कि हमारा था जो एक अर्लियर ट्रीटी को नजरअंदाज करके रशिया ने इसको ऑक्यूपाई किया। फिर बड़े पैमाने पर साइबेरिया के अंदर बड़ी इंक्रोचमेंट हो चुकी है रशिया की तरफ, चाइना की तरफ से। रशिया की पॉपुलेशन टोटल अबाउट 130-140 मिलियन है, चाइना की पॉपुलेशन 1450 मिलियन है। तो रशिया को साफ तौर पे नजर आता है कि पोटेंशियल खतरा जो रशिया को है वो चाइना से है। लेकिन इस समय
रशिया को चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस और रशिया यूक्रेन की लड़ाई को लगा के, जिसमें 31 नेटो कंट्री जो है हर प्रकार से यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है और रशिया को इस समय चाइना की आवश्यकता है। लेकिन वो साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ जब से देश आज़ाद हुआ है रशिया और हिंदुस्तान की जो आपसी यारी दोस्ती है बहुत ही उच्च दर्जे की रही है। अगर आपको याद होगा शुरू में जब इंडिया आज़ाद हुआ, कश्मीर को लेके अनेकों बारी वेस्टर्न नेशन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की हिंदुस्तान के खिलाफ। हर बारी हिंदुस्तान के पक्ष में सोवियत यूनियन ने वीटो इस्तेमाल किया। वीटो कहीं ना कहीं दोस्ती को और मजबूत करता चला गया सहगल साहब, भारत और रूस की दोस्ती को। भारत और रूस की दोस्ती बहुत जबरदस्त पहले ही प्रेफरेंशियल या प्रेफर्ड स्पेशल रिलेशनशिप है। इसमें बड़ा और उछाल आएगा, बड़ा और मजबूती आएगी। हम हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा 1998 में जब पोखरान ब्लास्ट हुआ था तो वेस्टर्न नेशन ने हमारे खिलाफ सैंक्शन लगाई। केवल 3 देश है जिन्होंने स्वागत किया हिंदुस्तान का न्यूक्लियर बनने का, रशिया, फ्रांस और इजराइल। और हिंदुस्तान को हर समय रशिया की सहायता मिलती रही है। अगर आपको 71 की लड़ाई को देखें तो हिंदुस्तान ने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत ना तो चाइना की हिम्मत हुई ना अमेरिका की हिम्मत हुई किसी प्रकार की दखल अंदाजी करने के लिए। जब अमेरिका की 7th फ्लीट आई तो उनकी ब्लैक सी फ्लीट जो है उसने इंटरसेप्ट कर दिया और कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई हिंदुस्तान के खिलाफ, इट बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन रशिया और रशिया अपनी 7th फ्लीट को सिंक कर देगा। उस समय अकेले रूस आकर खड़ा हो गया भारत के पक्ष में, तब शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हिंदुस्तान को हर समय भारत सपोर्ट करता रहे और हिंदुस्तान भी भारत को हर समय सपोर्ट करता रहे। अब देखो, जब हिंदुस्तान ये रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो हिंदुस्तान का स्टांस न्यूट्रल रहा। अभी हिंदुस्तान जो है जेलेंस्की के साथ भी बात कर सकता है और पुतिन के साथ भी बात कर सकता है, बिल्कुल उसी माफी जैसे नेतन्याहू के साथ भी कर सकता है और हमास के पैलेस्टीनियन लीडर के साथ भी कर सकता है। हिंदुस्तान ने किसी प्रकार की पक्षबाजी नहीं ली, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा एससीओ मीट में कि आज का युग जो है ये लड़ाई का युग नहीं है और हर मसले का समाधान जो है डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से है और हिंदुस्तान इसी को सपोर्ट करता है। मुझे पक्का यकीन है इस दौरे के बीच में यूक्रेन के ऊपर भी चर्चा होगी, लेकिन इसका विस्तार से कोई वर्णन नहीं किया जाएगा क्योंकि इट बी कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन द 2 लीडर्स। और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि सप्लाई चेन को जो डिसरप्ट हुई है, जो रशिया से और ये यूक्रेन से जो शायद बातचीत होगी। और ये भी कहा तो यहां तक जा रहा है सहगल साहब कि भारत मध्यस्थता कर सकता है, भारत वो कोशिश करता है। खुद पुतिन भी कह चुके हैं कई बार। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आता हूं। पूर्णिमा जी, व्यापार की बात हो रही है क्योंकि ट्रेड डील भी होनी है। एक तरफ से जहां ये कहा जा रहा है कि भाई हथियारों की खरीद बिक्री को लेकर डील होगी, लेकिन ट्रेड डील भी होगी, इस पर भी सबकी नजरें हैं। ट्रेड डील को लेकर कहा जाए कि डॉलर को लेकर बहुत सारी बात कि अमेरिका अपनी दादागिरी हर जगह चलाता है डॉलर को लेकर। कोई कॉमन करेंसी पर भी बात होगी, कोई कॉमन करेंसी की चर्चा होगी जिसके जरिए भारत और रूस का व्यापार हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भारत और रूस के व्यापार के बीच में रुपए और रूबल पर ही ट्रेड हो रहा था और खासतौर पे जो तेल की बात थी उसमें रूस ने अपने वॉर टाइम में भी भारत को बहुत सस्ता तेल दिया और उसके विषय में ही अमेरिका का प्रेशर भारत पे डेवलप होता गया। और अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर जो रूस से तेल का जहाज आने वाला था उसको रोका गया अमेरिकन प्रेशर में। लेकिन अभी फिर से बातचीत चलती रही पिछले 2 महीने और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे इस यात्रा से पहले और इस बात को तय किया गया कि फिर से सारी चीजें डिफेंस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में, सभी चीजों में उनको कंटिन्यू रखा जाएगा और एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा जो 100 बिलियन यूएसडी डॉलर का है, जिसको कि एक नए 26 से 30 तक इसको पूरा किया जाएगा। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम पूरे विश्व के प्रेशर में हैं और सभी जगह इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उस वक्त रूस और भारत का ये नया गठबंधन पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा कि दोस्ती और एक आपसी समझदारी के साथ हम किस तरह इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रख सकते हैं डिफिकल्ट टाइम में भी। पूर्णिमा और जी, ये जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, कितना इंपैक्ट पड़ेगा अमेरिका पर? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस मुलाकात से किसी को इंपैक्ट पड़ेगा तो शायद अमेरिका और चाइना है। अमेरिका इसलिए क्योंकि भारत पर भी टैरिफ है,
अगर रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसके बावजूद ना तो भारत ने ना ही रूस ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा है। अब अगर ये मुलाकात होती है, डील होती है, इसका अमेरिका पर क्या इंपैक्ट होगा? क्या कुछ और सख्त नियम आएंगे भारत के लिए, रूस के लिए? ये प्रश्न मुझसे ही है? जी जी पूर्णिमा जी। देखिए, अमेरिका का तो प्रेशर बिल्डअप हुआ ही हुआ है पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में, क्योंकि जो डॉलर वैल्यू है वो लगातार डिक्लाइन हुई है। और चाइना के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, एज ए ब्रिक्स फ्रेमवर्क, रशिया भी चाहता है कि रशिया, इंडिया और चाइना एक नया समूह बने, और इस समूह के अंतर्गत हम सारे ट्रेड और डिफेंस और सी फोर्सेस को एक यूनाइट करें, ताकि हम ग्लोबल साउथ में अपनी भूमिका को इम्पोर्टेंट ढंग से निभा सकें। क्योंकि इस वक्त यूरोप और अमेरिका और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ की तरफ दुनिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो अब मैं भारत की तरफ से यही कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने संबंधों को अपने पड़ोसियों के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ ठीक करके अगर हम ग्लोबल साउथ में लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक नया कदम होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ चुके हैं और उन्होंने ग्लोबल साउथ के कई कंट्रीज में विजिट भी किया है और नए इकोनॉमिक कॉपरेशंस के लिए शुरुआत हो चुकी है। तो एक नई शुरुआत, और इस मुलाकात के बाद भी ऐसा लग रहा है कि शायद रिश्तों को नया आयाम मिलेगा। मैं सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार हम कह रहे हैं ट्रेड डील तो हो ही रही, लेकिन डिफेंस डील भी होने वाली है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पहले अमेरिका ये कह रहा था कि भाई हमसे हथियार खरीदो, भारत ने मना कर दिया। ज्यादातर हथियार अब भी रूस से ही आते हैं। इस बार क्या खास हो सकता है भारत के लिए रूस की तरफ से? देखिए, भारत और रूस का जो हम लोग अभी जो डिफेंस डील भी जो इसके विजिट में पूरे जो अभी पूरे तहत जो डिस्कशंस टेबल हो रहे हैं, उसमें सबसे अहम तो S-400 और सुखोई 57 की बात हो रही है, और साथ ही साथ जो अभी न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन की भी जो पूरी बात हो रही है। तो मेन चीजें तो मुद्दे यही हैं। तो इससे अगर हम देखें तो हमारा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो तीनों ट्राई सर्विसेज का हम लोग को कुछ ना कुछ उसमें से हम लोग को फायदा मिलेगा ही। और रही बात जो आपने पूछी अनूप जी, अमेरिका का इस पे क्या प्रक्रिया हो सकता है, तो अमेरिका तो देख ही रहा है कि किस न किसी तरह से वो कोशिश कर रहा है कि रशिया को वो कहीं ना कहीं कर्टेल कर पाए। और रशिया और यूक्रेन का वॉर जो उसने एक ईगो पे अपने ले रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उसको वो सीज फायर नहीं करा पा रहे हैं। कभी वो यूरोपियन नेशंस के साथ लड़ रहे हैं, कभी नाटो वालों के खुद के साथ वो लड़ रहे हैं, कभी रशिया के साथ भी कर रहे हैं। तो और किसी ना किसी तरीके से जहां से भारत भी, हम लोग उनसे तेल ले रहे थे, तो भारत पर भी वो पूरा प्रेशर बना रहे हैं। तो रशिया के खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से घेराबंदी कर ही रहे हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह से भारत का भी अब जो उनके साथ डिफेंस डील होने वाला है रशिया के साथ, तो अमेरिका तो उससे तो थोड़ा सा चिंतित है ही। लेकिन अमेरिका को ये भी भारत का पूरा पोजीशन पूरा पता है, जैसे अभी जनरल सहगल भी बता रहे थे कि जिस तरह से भारत जो है अमेरिका से भी हम लोग पूरे डील कर रहे हैं, इजराइल से भी डील कर रहे हैं, रशिया से भी कर रहे हैं, यूक्रेन से भी कर रहे हैं। तो हम लोग का जो है डिफेंस का भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक ही कंट्री पर अभी हम लोग अपना निर्भरता नहीं रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब रशिया यूक्रेन का जब वॉर भी ब्रेकआउट हुआ था, तब भारत के अंदर भी हम लोग ने देखा था जो हम लोग के काफी जो टैंक्स थे जो रशियन ओरिजिन के हैं, तो वहां के लिए जो हम लोग को मेंटेनेंस के लिए कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए थे, कुछ हम लोग को जो इक्विपमेंट को कमी पूरी करने के लिए जो हमें जरूरत थी, जो उसमें एम्युनिशन भी हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान भी जो जरूरत था, तो वो हम लोग का थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स हो रखे थे। क्योंकि रशिया को ज्यादा से ज्यादा रशिया यूक्रेन वॉर में अपना पूरा वो अपने रिसोर्सेस को उसमें डाला हुआ था। तो ताकि भारत फिर ऐसे चीजों में ना फंसे कि जहां पे हम लोग के खुद की आत्मनिर्भरता में हम लोग को दिक्कत आ जाए, तो आत्मनिर्भर भारत के तरफ से तो हम लोग प्रतीक कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग ओरिजिन ऑफ कंट्रीज, ओरिजिन से भी हम लोग अब ले रहे हैं अपने जो डिफेंस इंपोर्ट्स हम लोग जो कर रहे हैं सामान को। लेकिन अहमियत ये है कि रशिया के पास जो अगर Su-57 को हम लोग देखें तो वो एकदम एक वर्ल्ड का लेटेस्ट फाइटर। मेरा सवाल भी यही था कि जो स्टेल्थ है, स्टेल्थ फाइटर जेट Su-7, इस पर भी बातचीत होगी। S-400 की तो बात चल रही है, लेकिन सिद्धार्थ जी चर्चा तो S-500 की भी है कि शायद इस पर बात हो। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक शायद अभी रूस के पास एक ही है, वो आने वाले वक्त में हो सकता है भारत के साथ ये टेक्नोलॉजी भी साझा हो जाए। जी अवश्य। देखिए, चाइना के पास भी S-400 रशिया ने दिया है, लेकिन एक वाटर डाउन वर्जन दिया है, क्योंकि चाइना जो है CTBT का वो सिग्नेटरी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का। तो उसके वजह से चाइना को एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसको 400 किलोमीटर रेंज का वो मिसाइल सिस्टम नहीं मिल सकता है। तो भारत के पास जो है हम लोग CTBT के सिग्नेटरीज भी हैं, और रशिया के साथ जो हम लोग को मिला है, क्योंकि जो S-400 भी हम देखते हैं तो इसके अलग मॉड्यूल्स हैं।
तो एक ही रॉकेट सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें 4 अलग अलग रेंजेस के उसमें रहते हैं जो मिसाइल्स जो हम लोग एयर डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे अहम वाला उसका जो 400 किलोमीटर रेंज वाला जो है वो भी भारत के पास है। और साफ सी बात है, जब रशिया के पास 500 वाला भी जब उनके पास एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो भारत के पास क्योंकि ऑलरेडी S-400 वो दे रखे हैं तो S-500 में हम लोग का हमेशा सबसे आगे हम लोग का उसका दावा रहेगा ही रहेगा। 2 डिफेंस डील भी आने वाले 2026 में S-400 उसका भी इंतजार होगा। मैं वापस लौटूंगा सिद्धार्थ जी। राकेश जी जुड़ गए हमारे साथ, कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत राकेश जी। राकेश जी, सबसे भरोसेमंद दोस्त आ रहा है भारत का, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? आपने अनूप जी बहुत अच्छी बात कही। दुनिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त, जिसे दोस्त की परिभाषा के लिए अनुकूल है, और ये विश्व के लिए एक उदाहरण है। जब पिछले एससीओ ऑर्गेनाइज की मीटिंग से मोदी जी लौटे थे, बिहार की रैली में कहा था कि मैं वापस आ गया। बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह से खबरें आई, जिस तरह से रिपोर्ट्स आई कि वो पुतिन थे जो अपने कार में 45 मिनट तक उनको घुमाते रहे, बाद में पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी उनको जान से मारने की। पहले भी कई इस तरह के कोशिश हो चुके हैं, प्रयास हो चुके हैं, लेकिन वो पुतिन थे। पुतिन का जो नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, क्यों केजीबी से जुड़े रहे, वहां से उनकी यात्रा शुरू की, तो उनकी जो शार्प माइंडेडनेस है, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सूचना का जो उनका दायरा है, हालांकि भारत के पास भी है वो तंत्र, दोनों तंत्रों ने मिलकर के जिस तरह से कंट्रोल किया, वो अपरिमेय है, अपूर्णीय है, अविस्मरणीय है, उसकी कोई अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए आपने जो शब्द कहा, मैं उसका अक्षरशः समर्थन करता हूं कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त। और जब दोस्त एक दूसरे की जान की रक्षा करता है तो हमारा भी परम धर्म बनता है, क्योंकि हम ऐसे देश के निवासी हैं, हमारे देश की ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है जहां मित्रता हमारे लिए पूंजी मानी जाती है, जहां धर्म है हमारा निभाना, हम उसको निभाने वाले में से हैं, चाहे कोई भी हो। तो इस पूरे पैमाने में, पूरे परिप्रेक्ष्य में पुतिन साहब का आना, कोरोना काल में भी आए थे, 1 दिन का दौरा था, उस दौरान भारत ने भी, जो नाटो ने पूरा उनका बहिष्कार किया रूस का, वो भारत ही खड़ा था उनके दुख की घड़ी में। तो पुतिन की जो मानवता है, जो मानव स्वभाव है, उसको दिखाता है, उसको उन्होंने निभाया। मैं 2005 में डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे तो मैं मॉस्को का दौरा किया था, और मैं अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे हाथ मिलाने का अवसर मिला था पुतिन साहब से। तो हाथ नहीं, जिसे कहते हैं हथौड़ा, वास्तव में उनका हाथ हथौड़े की तरह था। मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। कलाम साहब ने पूछा हाउ वाज द हैंड, तो हमने कहा सो टफ, मोर देन आयरन। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व का परिचायक है जो वास्तव में स्किल मेड है अंदर बाहर, लेकिन अंदर से उतना ही मृदु हृदय है, जिसका उन्होंने परिचय कई बार कई मौके पे दिया, और भारत ने भी दिया। जिस नाटो ने बहिष्कार किया, कोई काम, मतलब जितने देश के तंत्र उनके खिलाफ चले गए, उस स्थिति में भारत खड़े होकर के एक अच्छे, और आज देखिए वही दिन आ गया है राकेश जी, ये दोस्ती नए आयाम गढ़ रही है, और आज की मुलाकात एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में रहेगी, और दुनिया देखेगी कि आज के बाद भारत और रूस के रिश्तों में कितनी बढ़ोतरी होती है, कितने आगे निकलता है। मैं सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। रिलॉस की बात कही जा रही, रिलॉस जो यहां आने से पहले पुतिन ने मंजूरी दी है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिलॉस, ये बहुत मायने रख रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे का बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैन्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम चीजें। कितना अहम ये मंजूरी है दोनों देशों के लिए? ये बहुत ही अहम है। हिंदुस्तान के जो सी बोर्न ट्रेड है, 90 to 95% हमारी ट्रेड जो है वो सी बोर्न ट्रेड है जी। हमारे सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबे हैं। इसमें हर प्रकार से अगर हमको रशिया के बेसिस की आवश्यकता है तो बेसिस में रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉल के लिए, और किसी प्रकार की सहायता के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, ड्यूमा ने पुतिन की विजिट से पहले जो रशिया का पार्लियामेंट है उन्होंने इसके ऊपर मंजूरी दे दी है। ये डील काफी देर को इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन इसकी सिग्नेचर जो है, साइन जो है पुतिन की विजिट से जस्ट पहले हुए हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसी माफी की डील हिंदुस्तान ने की हुई अमेरिका के साथ में, फ्रांस के साथ में और कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ में और जापान के साथ में। बहुत लाजमी था कि इसी माफी की डील हिंदुस्तान की रशिया के साथ भी हो। रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस तमाम एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में। फिर साथ ही साथ हम आर्कटिक ओशन में वो सी रूट भी खुलने जा रहा है। हमारे पास जो है आइस कटर नहीं है। हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर ऐसे शिप्स को अख्तियार करना चाहता है जो उस इलाके में हिंदुस्तान भी अपना दबदबा बना सके, बिल्कुल उसी माफी जैसे अंटार्कटिका में भी हमने इस्टेब्लिश किया है बेसिस वगैरह। और हिंदुस्तान को आइस कटर्स की आवश्यकता है, वो रशिया देगा। फिर बहुत बड़े पैमाने पर जो है हिंदुस्तान को हर प्रकार की वो सुविधा देने जा रहा है जो चाइना को, जिसका बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है चाइना को और अमेरिका को और पाकिस्तान को कि रशिया हर प्रकार से हिंदुस्तान के पीछे खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हम सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं डालना चाहते। अगर आपको याद होगा तो आज से 20 साल पहले 70% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का रशिया से आता था। आज ये 36% रह गया है। हम डिफेंस को डाइवर्स किया है। हम बहुत सामान अभी अमेरिका से ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, कुछ हद तक ब्रिटेन से भी ले रहे हैं और कुछ जर्मनी से भी ले रहे हैं। लेकिन बहुत लाजमी है कि हम अपने आप स्वदेश में बनाए, आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करें, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। और इसी में बहुत बड़े पैमाने पर रशिया की हर प्रकार से सहायता मिल रही है। वो हर प्रकार से जो है हिंदुस्तान में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हो गया है। 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कोई देश नहीं देता। तो आप देखो, हम G414 इंजन हिंदुस्तान में बनाने जा रहे हैं अमेरिका की सहायता से, लेकिन उन्होंने कहा 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा और 20% जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो हमको नहीं देंगे। फिर हम जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहते हैं, वो हम चाहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड हो। अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, सब ने इनकार कर दिया कि हमसे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। रशिया इज द ओनली कंट्री जो उसने कहा कि हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे एंड वी विल शेयर दिस टेक्नोलॉजी। से आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज ऑफर कर रहा है जो दूसरे देश ऑफर नहीं कर रहे। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत अहम भी हो जाएगा। मैं वापस लौटूंगा सहगल साहब, पूर्णिमा जी आपके पास आऊंगा। देखिए, सिर्फ भारत और रूस की बात नहीं, भारत को फायदा नहीं, रूस को भी फायदा है। मेरा ये मानना था, या फिर लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पुतिन भी मनाने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री को, जो गैस और तेल की सप्लाई, क्योंकि एक तब दबाव है अमेरिका का, तो वो बराबर बनाए रखे या फिर बढ़ाए, इसीलिए मनाने की कोशिश क्या पुतिन की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को की जाएगी, ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत को भी जो ऑयल है और गैस है चाहिए हमारी अपने आंतरिक आवश्यकताओं के लिए। और हमने पूर्व में विदेश में भी बेचा, जिससे हमें हमारी इकोनॉमी को एक स्थिरता मिली थी। तो ये एक आवश्यकता भी है और रूस की भी आवश्यकता है कि वो तेल और गैस भारत को सप्लाई करे और यहाँ के रूप से विश्व के अन्य भागों में भी सप्लाई कर सके, क्योंकि विश्व में रूस सैंक्शन में है और रूस के हमारी और रूस की एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो उसके अंतर्गत हम ऐसा समझते हैं कि रूस और भारत के बीच में जो आदान प्रदान बना हुआ है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अमेरिका ने जो प्रेशर बिल्डअप किया था टैरिफ का, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रभाव में आकर हमने इस एक्शन को लिया था। लेकिन मैं समझती हूँ कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन के आने से एक बार फिर से हमारे ये जो तेल का व्यापार है वो शुरू हो पाएगा और ये हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण तो है और ये मुलाकात भी बहुत कुछ कहेगी। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, जो डील की बात कही जा रही है, तमाम चीज़ें, और S-400 की बात, S-500 की बात, 500 दूर की बात है, लेकिन क्या जो हथियारों की डिलीवरी होगी, तमाम चीज़ें जो होगी दोनों देशों के बीच में इस समय पर होगी, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका से भी व्यापार कर रहा है भारत, अमेरिका से भी हथियार ले रहा है, तो क्या उधर इंपैक्ट पड़ेगा और भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, जो भी डिफेंस डील्स होते हैं तो उसका तुरंत कई बार डिलीवरी नहीं हो पाता। और अगर हम देखें तो मोस्टली जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे 2025 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीजें शिफ्ट होकर 2028 में चले जा रहे हैं। तो मतलब वो सब डिलेज तो इनहेरेंट है डिफेंस डील्स में अगर हम देखें। तो इसलिए भारत को बार बार कई देशों से हम लोग अलग अलग जो इंपोर्ट करते हैं, तो हमको वो देखना पड़ता है कि हम लोग के अंदर जो हम लोग के होल्डिंग्स कितने हमारे वॉर फाइटिंग मटेरियल के लिए, और कितना कितना हम लोग को उसको रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ती है।
तो वो रिजर्व्स और बैलेंस को हम लोग को हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ता है। रही बात, ऐसे आपने बोला अमेरिका से भी भारत खरीद रहा है, अमेरिका से भी अभी हाल ही में हम लोग के डील हुए हैं, जहां पे हम लोग ने उनसे अभी नेवी के लिए भी हम लोग ने सीहॉक हेलीकॉप्टर भी हम लोग उनसे ले रहे हैं, साथ ही साथ हम उनसे एक्सकैलिबर मिसाइल्स भी उनके आ रहे हैं, जैवलिन मिसाइल्स भी उनके हमारे पास आ रहे हैं। साथ ही साथ रशिया के साथ जो हम लोग ऑलरेडी S-400 का तो डील हो ही रखा है, अभी न्यूक्लियर सबमरीन भी हम लोग उनसे लीज पर हम लोग को मिलने वाला है, साथ ही साथ जो Su-57 की जो हम लोग की बात हो रही है। तो ये सब जो डील्स है बहुत अहम है भारत के लिए, क्योंकि भारत के जिस तरीके से हम लोग का जो चेंजिंग वॉर सिनेरियो होता है, तो चेंजिंग वॉर सिनेरियो में हम लोग को मॉडर्नाइजेशन करने का बहुत जरूरत पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हर दिन बदलता रहता है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोग ने एकदम जो लाइव एग्जांपल देखा था, जहां पे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से पूरा वॉरफेयर हो रहा था, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर हो रहा था, ड्रोन्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है। पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते थे, सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, और फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के आने के बाद फिर 5.5 6 जनरेशन की भी जो पूरे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हमेशा टेक्नोलॉजी बदलता रहता है। और भारत को भी इसलिए मजबूती हम लोग को बनानी पड़ती है कि बार बार हम लोग को अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना पड़ रहा है। तो इस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के तहत जो है, जो मार्केट में जो सबसे बेस्ट अवेलेबल चीजें हैं, जो भारत के फोर्सेस के जो इस्तेमाल के लायक है, जो हम लोग के पूरे टर्म्स को पूरे मीट करते हैं, उसलिए भारत इन सब वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट और मटेरियल को हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अंदर हम लोग डेवलप भी कर रहे हैं। तो रशिया से जो अभी हम लोग के जो पूरे डील्स चल रहे हैं, तो रशिया का अगर ये हम लोग के पूरे डिफेंस डील साइन हो जाते हैं, तो भारत की रक्षा के लिए और डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत अहमियत रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये टाइमलाइंस भी मेंटेन कर पाए रशिया पूरा भारत की तरफ देने के लिए भी, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, वो सब भी स्मूथ हैंडओवर उसके होने से भारत लेकिन सिद्धार्थ जी, पहले हम 60% हथियारों की खरीद रूस से करते थे, धीरे धीरे कम हो गए, हमने अमेरिका से, इजराइल से, तमाम जगहों से भी खरीदना शुरू किया। लेकिन इस डील के बाद, क्योंकि एक तरफ दबाव है, आपने देखा अमेरिका का दबाव है कि भाई हमसे व्यापार करना पड़ेगा आपको, एक तरह से कह ले कि दबाव नहीं दादागिरी। इस बीच क्या ये जो परसेंटेज अभी जो 30 से 40% के बीच जो एक्सपोर्ट का हथियारों के एक्सपोर्ट हम मंगा रहे हैं, हथियारों का डील हो रही है, जो क्या ये बढ़ेगा, क्या लग रहा है? देखिए, भारत जो है अपने आप को ऑलरेडी हेज कर रहा है कि हम लोग फ्रांस से भी राफेल ले रहे हैं, हम लोग अमेरिका से भी ले रहे हैं, हम लोग इजराइल से भी, हम लोग काफी इजराइल के भी हम लोग के बहुत डीप डिफेंस टाइज हैं। साथ ही साथ रशिया के साथ हमारा तो ट्रेडिशनली 70-80% तो हमारा पहले था ही, लेकिन अब 70-80% तक तो मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग दोबारा किसी एक कंट्री पे इतना निर्भरता हम लोग रखेंगे। तो अभी जो 36% 40% की जो बात हो रही है, उससे बहुत ज्यादा भारत और आगे नहीं बढ़ेगा, जो मेरा अंदेशा है, क्योंकि अब हम लोग जो कोशिश भी कर रहे हैं कि एक आत्मनिर्भरता पे आए, क्योंकि कोई भी अगर एक डिफेंस पे अगर हम लोग पोस्टरिंग देखें, तो जब तक एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अगर भारत के अंदर उतना तेजी से नहीं पकड़ेगा, तो भारत एक सही तौर पर जो एक सुपर पावर जिसे हम कहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब तक हम लोग के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरी की पूरी तरीके से एकदम एक फाइन ट्यून होकर एकदम एक वॉर मशीनरी की तरह से जब तक पूरा ऑपरेशनल और फंक्शनल और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का नहीं शुरू होता है, तब तक भारत जो है इंपोर्ट तो करता रहेगा। लेकिन भारत का भी जिस तरीके से पूरा हम लोग का फोकस है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार जो बताया भी है, बोला भी गया है हम लोग के सरकार की तरफ से, कि तब तक हम लोग ये गैप्स को हम लोग को फिल करने के लिए हम लोग को इंपोर्ट्स करने पड़ रहे हैं। तो रशिया से जिस तरीके से हम लोग चीजें ले रहे हैं, हम लोग ने ऑलरेडी उसको हम लोग ने कम करके अराउंड 36% कर रखा है। तो 40% से ज्यादा मेरे उम्मीद से तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी कंट्री से बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहेंगे। थोड़ी कमी तो जरूर हुई 40% 36%, लेकिन दोस्ती में कोई कमी नहीं हुई, और वही दोस्ती आज देखिए पुतिन को एक बार फिर भारत ला रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहे, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम दबाव के बीच पुतिन का भारत आना उनके इंटरनेशनल इमेज पर कितना भरोसा या फिर सॉफ्ट पावर को कितना बढ़ाता है। मैं सीधे राकेश जी आपके पास आऊंगा। पुतिन पर कई सारे प्रतिबंध भी आपको पता है, अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगाए, दूसरे देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन उनका यहां भारत आना, यह कहा जा रहा है कि आपसी संबंध को बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन सॉफ्ट पावर जो पुतिन की है, पुतिन का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वैधता जो है वो भी बढ़ा सकता है, इमेज को थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, यह माना जा रहा है। की बात करें या इमेज की बात करें,
जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे थे, सागर साहब बता रहे थे, पूर्णिमा जी बता, हर एक देश को अपनी संप्रभुता का, अपने सामर्थ्य का, अपनी छवि का, अपनी क्षमताओं को प्रोटेक्ट करने का, रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हम किसी के साथ दादागिरी नहीं करते, हम किसी की दादागिरी नहीं चाहते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। टू हूम इट में कंसर्न, और हर एक व्यक्ति को, हम संप्रभु राष्ट्र हैं और हमको अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने का पूर्ण अधिकार है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। जहां तक पुतिन साहब की बात है, मिस्टर पुतिन हमारे टेस्टेड, ट्राइड, रिलायबल दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। भारत रूस का इतिहास आज का नहीं है। 70 साल 75 साल के बीच में दिनों दिन स्थिति प्रगाढ़ हुई है। यूएसएसआर था तब, रूस बना तब, हमने उसको बरकरार रखा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में यदि आप बायलैटरल ट्रेड देखें, इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 8.1 बिलियन का जो ट्रेड है 68.72 पहुंचा है। ये, और हम जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की इच्छा है और हर एक राष्ट्राध्यक्ष की होनी चाहिए कि हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं अन्य देशों में अपना परचम लहराए, झंडा फहराए। उस क्रम में हमारे स्मार्टफोन की बात है, गारमेंट्स की बात है और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात है, उसका भी बाजार उसको मिले और मिल रहा है। जैसे सागर साहब ने बताया कि 36% हो गया है और स्वाभाविक है हम रक्षा के तमाम ऐसे उपकरणों में छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल, और देखिए ये दोस्ती बहुत कुछ कहती है राकेश जी, और आज जब वो तस्वीर जब सामने आएगी, जब पूरी दुनिया देखेगी, तब भी पता चल जाएगा तो मैं 10 सेकंड लूंगा कि ये दोस्ती बहुत अहम है, बहुत परिप्रेक्ष्य में, इस पूर्ण परिप्रेक्ष्य में जो प्रगाढ़ता बढ़ी है और बढ़ेगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो दोस्ती का जो ये नया पैमाना है, जो नया मुहिम है, ये नया मुकाम है, एक नए दिशा को, एक नए माइलस्टोन को बिल्कुल, और ये माइलस्टोन बनेगा। राकेश जी, मैं थोड़ा वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। मैं सहगल साहब आपके पास, और बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहिए। दोस्त की पोटली से क्या निकलेगा इस बार? मोदी जी को उम्मीद है, पुतिन जी क्या ला रहे हैं, क्या निकलेगा? देखो, हमारे प्रधानमंत्री को बड़ी उम्मीद है कि पुतिन से हमको वो तमाम चीजें मिलेंगी जिसकी हमको आवश्यकता है। और हम रशिया के साथ, पहली बात है कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, $65 बिलियन टू वे ट्रेड है। 61 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $4 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लाजमी है कि इस ट्रेड को बैलेंस किया जाए, और हिंदुस्तान चाहता है कि इसको हम 2030 तक $100 बिलियन ले जाए। इसके ऊपर बड़ी बातचीत होगी। फिर हम चाहते हैं कि रशिया हमारी मदद करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बिल्कुल बिल्कुल सहगल जी, मैं पूर्णिमा जी आपके पास बिल्कुल 1 मिनट का वक्त भी नहीं होगा। मैं पूर्णिमा जी आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार क्या होगा भारत और रूस के बीच में, और क्या दुनिया देखेगी? इस बार भारत और रूस की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया देखेगी, और मेरे को दिख रहा है कि हम एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे दोस्ती के नए रास्ते खुलेंगे, जिसमें कि 75 लाख लोगों को भारत से रूस जाने के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही है, और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया डिफेंस और नेवी तो में इस बार भी रूस से बहुत सारी उम्मीद है। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल संक्षेप में 2 लाइन में बता दीजिए, क्या मिलेगा रूस से भारत को इस बार? देखिए, रूस की अभी जो अंतरराष्ट्रीय हाल में स्थिति है वो बहुत निर्भर है कि भारत से वो बहुत अच्छे डील्स हम लोग उससे करवा सकते हैं अभी रशिया से, क्योंकि वो मजबूर भी है कि अच्छे डील हम लोग को उससे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से रूस की नजदीकियां हैं चीन के साथ, पूरी दुनिया देखेगी, और शायद दुनिया को पता भी चल जाए कि भारत और रूस कितने करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इस चर्चा में आप शामिल हुए। अब इस इंतजार है जब पुतिन भारत आएंगे, और जो गर्मजोशी से स्वागत होगा वो तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।